तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिलने जो आ रही है जिसका टाइटल है एक तरह से मैं आपको बता दूँ थेल्मा द यूनिकॉर्न। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स ने इसकी एक तरह से राइट खरीदे हैं और ये हमें 17 मई 2024 को देखने को मिलने वाली है। 93 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ रहने वाली है। तो सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। पहले तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले। अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताता हूँ। थेल्मा द यूनिकॉर्न एक 2024 अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो जेरेड और जेरुशा हेस द्वारा लिखित और जेरेड हेस और लिन वांग द्वारा निर्देशित है। एरोन ब्लाबी द्वारा इसी नाम की बच्चों की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित इस फिल्म में ब्रिटनी हॉवर्ड, विल फोर्ट, जेमाइन क्लेमेंट, एडी पैटरसन, फ्रेड आर्मीसेन, जैच गैलिफियानाकिस, जॉन हेडर और शोनरेला एवरी की आवाजें हैं। यह फिल्म हॉवर्ड के अभिनय की शुरुआत का प्रतीक है। 2. थेल्मा द यूनिकॉर्न 17 मई 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कथानक: थेल्मा एक छोटे फार्म गधा है जो अपने बैंड साथियों ओटिस गधा और रेगी लामा के साथ एक प्रसिद्ध संगीतकार बनने का सपना देखता है जो द रस्टी बकेट्स नामक एक बैंड बनाते हैं। एक ऑडिशन में खुद को अपमानित करने के बाद, जिसने उन्हें गायन शोकेस इवेंट स्पार्कलपालूजा में एक स्थान की गारंटी दी थी, एक अनाड़ी ट्रक ड्राइवर ने माथे पर गाजर पहने हुए थेल्मा को गलती से चमकीला और गुलाबी रंग में भिगो दिया जिससे वह एक गेंडा की तरह दिखने लगी। उसकी उपस्थिति एक छोटी सी भीड़ को उसके खेत की ओर आकर्षित करती है और उनके सामने गाने के इस अवसर का लाभ उठाती है। अपने असली रूप में प्रदर्शन करने के पक्ष में लोगों से झूठ बोलने पर ओटिस की आपत्तियों के बावजूद थेल्मा ने अपने दिखावे पर कायम रहने का फैसला किया। टीवी पर द रस्टी बकेट्स देखने के बाद पैगी पुर्विस नाम की एक सेवानिवृत्त रिकॉर्ड डीलर ने उन्हें अपना नया वापसी आकर्षण बनाने का फैसला किया। जल्द ही थेल्मा पर विक डायमंड नाम के एक धूर्त प्रबंधक का ध्यान जाता है जो घमंडी गायिका निक्की नरवाल के लिए काम करता है। विक पैगी से संपर्क करता है और कुछ हाथ घुमाने के बाद उसे निक्की के नए संगीत कार्यक्रम में थेल्मा को एक शुरुआती आकर्षण बनाने के लिए मना लेता है। अनिच्छा से पैगी सहमत हो जाती है और जब वे विक से मिलने जाते हैं तो विक एक मिसाइल का उपयोग करके पैगी, उसके पति गेराल्ड, ओटिस और रेगी को ले जा रहे लिमो को नष्ट कर देता है, जबकि वह और थेल्मा निक्की की हवेली में जाते हैं। निक्की के शो में जब उसके दोस्त समय पर आने में असफल हो जाते हैं तो थेल्मा को अकेले गाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां उसे भीड़ से खड़े होकर सराहना मिलती है। विक उससे अपना मैनेजर बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाता है जिससे उसे निक्की को छोड़ने की भी अनुमति मिल जाती है। मंच पर उतारे जाने से क्रोधित होकर निक्की ने थेल्मा पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन दर्शकों ने उसकी आलोचना की जिससे उसकी प्रसिद्धि कम हो गई। बाहर प्रशंसकों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए थेल्मा की मुलाकात ओटिस से होती है और दोनों के बीच ओटिस और उसके बाकी दोस्तों के शो में न होने को लेकर बहस होती है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। थेल्मा जल्द ही विक को अपना रहस्य बता देती है, लेकिन विक इसकी परवाह नहीं करता है और कहता है कि दिखावा करना उद्योग में सफल होने का एकमात्र तरीका है। विक ने निक्की को अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए इंटरनेट स्टार डैनी स्टैलियन के साथ डेटिंग का नाटक करने के लिए मना लिया। इस बीच निक्की अपनी सहायक मेगन को थेल्मा की छवि खराब करने के लिए उसमें कुछ गंदगी ढूंढने का आदेश देती है। अंततः विक थेल्मा को स्पार्कलपालूजा पर एक स्थान बुक करने में सफल हो जाता है। हालांकि एक पुरस्कार समारोह के दौरान जिसमें थेल्मा भाग ले रही थी, मेगन को अपने हॉर्न के ढीले होने का पता चलने के बाद बाथरूम में थेल्मा का सामना करना पड़ा, उसके गेंडा भेष को धोना पड़ा और धमकी दी कि जब तक वह स्थायी रूप से संगीत व्यवसाय नहीं छोड़ती तब तक वह अपने धोखे का खुलासा कर देगी। अनिच्छा से थेल्मा सहमत हो जाती है और चली जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उसे लापता घोषित कर दिया जाता है। 2 सप्ताह बाद थेल्मा उस ड्राइवर के साथ यात्रा करती है जिसने उसे गेंडा भेष बदलने के लिए उकसाया था और खुलासा किया कि वह अपनी प्रेमिका से एक रहस्य छुपा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे वैसे स्वीकार नहीं करेगी जैसे वह है। प्रेरित होकर थेल्मा ने ड्राइवर से कहा कि वह उसे एक गैस स्टेशन पर छोड़ दे जहां वह अपने दोस्तों से मिलती है। चीजों को ठीक करने की चाहत में थेल्मा और उसके दोस्त स्पार्कलपालूजा जाते हैं। जैसे ही निक्की जाने वाली होती है, निक्की और मेगन से बचने के बाद थेल्मा ने अपना गेंडा व्यक्तित्व धारण कर लिया और अपने भेष को मिटाकर अपना असली रूप प्रकट करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि शुरू में नाराज होने के बाद
भीड़ जल्द ही थेल्मा को स्वीकार कर लेती है कि वह कौन है जब वह और उसकी सहेलियां किसी के सच्चे सुख को गले लगाने के बारे में एक गाना बजाती हैं। उसके प्रदर्शन से प्रभावित होकर सुधरी हुई निक्की मेगन और विक दोनों को अपने ग्राहकों के रूप में अस्वीकार कर देती है। कुछ समय बाद थेल्मा और उसके दोस्त अभी भी संगीत व्यवसाय में हैं, अब पेगी द्वारा किए गए एक रिकॉर्ड सौदे के तहत। अचानक ड्राइवर आता है और गलती से ओटिस को सफेद रंग और पंखों से भिगो देता है, जिससे वह पेगासस जैसा दिखने लगता है। थेल्मा के रूप में ब्रिटनी हॉवर्ड, एक छोटे आकार की टट्टू जिसे एक गेंडा जैसा दिखने के लिए चित्रित किया गया है। ओटिस के रूप में विल फोर्टे, एक गधा और थेल्मा का सबसे अच्छा दोस्त। एक टैलेंट एजेंट विक डायमंड के रूप में जेमाइन क्लेमेंट। मेगन के रूप में एडी पैटरसन, एक प्रतिद्वंद्वी प्रतिभा एजेंट। डैनी स्टैलियन, एक घोड़े के रूप में फ्रेड आर्मीसेन। क्रिस्टी ट्रूकॉलर के रूप में जैच गैलिफियानाकिस। रेगी, एक लामा के रूप में जॉन हेडर। जिरकोनिया के रूप में शोंड्रेला एवरी। 3 निक्की नरवाल के रूप में एली डिक्सन, एक प्रसिद्ध लाड़ प्यार वाला लेकिन शातिर नरवाल। पैगी पुर्विस के रूप में मलियाका मिशेल, एक अंधी बुजुर्ग महिला। जेरेड हेस गेराल्ड के रूप में। उत्पादन जून 2019 में यह घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स ने एक बोली युद्ध के बाद आरोन ब्लाबे की बच्चों की किताब थेल्मा द यूनिकॉर्न के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए हैं और एक एनिमेटेड संगीत रूपांतरण विकसित कर रहा है। इसका निर्देशन जेरेड हेस, जिन्होंने अपनी पत्नी जेरुशा के साथ पटकथा लिखी थी, और लिन वांग द्वारा किया जाएगा, जिसमें ब्लेबी पैट्रिक ह्यूजेस के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 4-5 अप्रैल 2023 में पाम कोट्स को फिल्म का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। 6 मिक्रोस एनिमेशन ने एनिमेशन प्रदान किया था। 7 जनवरी 2024 में ब्रिटनी हॉवर्ड, विल फोर्ट, जेमाइन क्लेमेंट, एडी पैटरसन, फ्रेड आर्मीसेन, जैक गैलिफियानाकिस, जॉन हेडर, मालियाका मिशेल और एली डिक्सन को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। नेपोलियन डायनामाइट 2004 और इसी नाम की 2012 की एनिमेटेड टीवी श्रृंखला के बाद हेडर और हेस के बीच यह दूसरा सहयोग है। 8 संगीत लेनी क्रेविच द्वारा ब्रिटनी हॉवर्ड का आर यू गोना गो माई वे का कवर फिल्म में सुना जाता है, लेकिन साउंडट्रैक में शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सैम एंड डेव द्वारा होल्ड ऑन, आई एम कॉमिन, ग्लोरिया एस्टेफन द्वारा कांगा की पुनः रिकॉर्डिंग, नाइस एंड वाइल्ड द्वारा डायमंड गर्ल, चैपल रोन द्वारा आफ्टर मिडनाइट, डांस अक्रॉस द फ्लोर, जिमी हॉर्न द्वारा कैमियो द्वारा शेक योर पैंट्स, कूल एंड द गैंग द्वारा हॉलीवुड स्विंगिंग, 911 द्वारा बॉडी शेकिन, क्लेरेंस मरे द्वारा डांसिंग टू द बीट, ओनिक्स द्वारा स्लैम, जंप इनटू द फायर, एरी निल्सन द्वारा और जेफ मैककॉलिस्टर के द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग अप और राइट वेयर इट काउंट्स को भी फिल्म में सुना जाता है, लेकिन साउंडट्रैक एल्बम में शामिल नहीं किया गया है। फिल्म के कलाकारों में शामिल नहीं होने के बावजूद बराकामे ने फिल्म और इसके साउंडट्रैक दोनों के लिए एक मूल गीत ब्लबर ट्रबल रिकॉर्ड किया। संगीत में संख्याएं नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1 क्या आप मेरे रास्ते से जाओगे, ब्रिटनी हावर्ड 3:32। 2 ब्लबर ट्रबल, बराका मई 2:24। 3 अंदर आग, हावर्ड 1:57। 4 पूल बॉयज और बिग फ्रीडी 2:15। 5 चक्रवात, हावर्ड 1:16। 6 बड़ा, हावर्ड 2:21। 7 हियर कम्स द कर, फ्रेड आर्मीसेन और हावर्ड 2:33। 8 सफलता के लिए 3C, जेमाइन क्लेमेंट 3:18। 9 केवल यूनिकॉर्न, हावर्ड 2:16। 10 जैसे आप हैं, हावर्ड 3:26। 11 सोने की खाने, हावर्ड 3:55। कुल लंबाई 28.03। स्कोर दिसंबर 2023 में जॉन पोवेल को फिल्म का स्कोर तैयार करने की पुष्टि की गई, उसी महीने से काम शुरू हो गया। 9 साउंडट्रैक एल्बम थेल्मा द यूनिकॉर्न, साउंडट्रैक फ्रॉम द नेटफ्लिक्स फिल्म माइक एलिसोंडो द्वारा निर्मित है। इसे 17 मई को फिल्म के प्रीमियर के साथ रिलीज किया गया था। जेरेड लॉरेंस हेस, जन्म 18 जुलाई 1979, और जेरुशा एलिजाबेथ हेस, नी डेम के, जन्म 12 मई 1980, पति-पत्नी अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं, जो नेपोलियन डायनामाइट 2004, नाचो लिब्रे 2006
और फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जेंटलमैन ब्रोंकोस 2009, इन सभी को उन्होंने सहलिखा था और जिसका निर्देशन जेरेड ने किया था। नाचो लिब्रे को माइक वहाइट के साथ सहलिखा गया था। उनकी फिल्म 95 सेंसेज के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1. उन्होंने द पोस्टल सर्विस के तीसरे एकल वी विल बिकम सिलहूट्स और द किलर्स क्रिसमस चैरिटी सिंगल बूट्स के लिए संगीत वीडियो भी तैयार किए। व्यक्तिगत जीवन। जेरुशा का जन्म ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था और जेरेड का जन्म ग्लेनडेल, एरिजोना में हुआ था। जेरेड ने इडाहो के प्रेस्टन हाई स्कूल में स्थानांतरित होने से पहले 2 साल तक कैंसस के मैनहट्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1997 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2. 3. नेपोलियन डायनामाइट के कई दृश्य वहां फिल्माए गए थे। एक किशोर के रूप में जेरेड ने टीसी क्रिस्टेंसन के साथ फिल्म निर्माण में काम किया। 4. हेस के 4 बच्चे हैं। 5. यह परिवार चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के सदस्य हैं। 6. 7. कैरियर। जेरेड की मुलाकात ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी BYU फिल्म स्कूल में पढ़ाई के दौरान जेरुशा से हुई। उन्होंने मिलकर नेपोलियन डायनामाइट फिल्म लिखी, जिसका निर्माण और संपादन उनके सहपाठी जेरेमी कून ने किया था। BYU में रहते हुए जेरेड ने कार्डबोर्ड ओनली नामक एक छात्र फिल्म लिखी और निर्देशित की, जो 7 वर्षीय इडाहो फार्म लड़के के बारे में है जो अपने सिर पर कार्डबोर्ड बॉक्स पहनकर बोरियत से बचने के लिए संघर्ष करता है। BYU में रहते हुए जेरेड ने पेलुका नामक एक लघु फिल्म भी लिखी और निर्देशित की, जो नेपोलियन डायनामाइट के लिए एक प्रोटोटाइप बन गई और इसमें सेठ के रूप में जॉन हेडर, सुपर नर्ड असाधारण सहित कई समान कलाकार और कथानक शामिल थे। 8. नेपोलियन डायनामाइट और पेलुका के अलावा जेरेड ने कई फिल्मों में कैमरा सहायक के रूप में काम किया है और कुछ लैटर-डे सेंट कॉमेडीज में छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। इनमें द सिंगल्स वार्ड, द RM और प्राइड एंड प्रेजुडिस ए लैटर-डे कॉमेडी शामिल हैं। जैक ब्लैक अभिनीत उनकी दूसरी फिल्म नाचो लिब्रे 16 जून 2006 को रिलीज हुई थी। हेसेस द्वारा बनाई गई तीसरी प्रमुख फिल्म जेंटलमैन ब्रोंकोस 2009 में रिलीज हुई थी। यह एक किशोर के बारे में है जो एक लेखक बनने की इच्छा रखता है, लेकिन एक फंतासी लेखक सम्मेलन में भाग लेने के बाद उसे पता चलता है कि उसका विचार एक स्थापित उपन्यासकार ने चुरा लिया है। फिल्म में किशोर के रूप में माइकल अंगारानो, स्थापित उपन्यासकार के रूप में जेमाइन क्लेमेंट और कहानी के काल्पनिक शीर्षक चरित्र के रूप में सैम रॉकवेल हैं, जो पुस्तक जीवन में आने वाले दृश्यों में दिखाई देते हैं। 9. 2010 में जेरेड ने यूटा राज्य मेले के लिए विज्ञापन बनाए जो रेडियो पर चलाए गए लेकिन टेलीविजन पर अस्वीकार कर दिए गए। यूटा राज्य मेले के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उन्होंने यौन भावनाओं के कारण उन्हें चलाने से इनकार कर दिया, जबकि हेस ने दावा किया कि विज्ञापन चलाने में विफलता इसलिए हुई क्योंकि उनमें मुख्य अभिनेता मार्कस टी. बोडी एक अफ्रीकी अमेरिकी थे। 10. 2011 में जेरुशा ने ऑस्टेनलैंड पुस्तक के एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया जो 2013 में रिलीज हुई थी। उन्होंने पटकथा का सहलेखन भी किया। 11. 12. जेरेड और जेरुशा हेस भी 2012 में प्रसारित नेपोलियन डायनामाइट श्रृंखला के कार्यकारी निर्माताओं में से हैं। इसके अलावा जेरेड ने डॉन मोजर को आवाज दी, जो मूल रूप से फिल्म में ट्रेवर स्नार द्वारा चित्रित एक वापसी चरित्र था। जेरेड ने कॉमेडी डकैती फिल्म मास्टरमाइंड्स 2016 का निर्देशन किया। 13. 14. जेरेड फॉक्स टीवी श्रृंखला मेकिंग हिस्ट्री के कार्यकारी निर्माताओं में से थे, जिसका प्रीमियर 2017 में हुआ था। 15. 2019 में यह घोषणा की गई थी कि जेरेड लिन वांग के साथ नेटफ्लिक्स के लिए थेल्मा द यूनिकॉर्न के एक एनिमेटेड संगीतमय फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। जेरेड और जेरुशा दोनों इसे लिखेंगे। 16. 17. जेरेड ने टायलर मीजम के साथ एक सच्ची अपराध डॉक्यूसीरीज मर्डर अमंग द मॉर्मन्स का सहनिर्देशन किया, जिसका प्रीमियर 3 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। 18. 2022 में यह घोषणा की गई थी कि जेरेड वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए माइनक्राफ्ट के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेसन मोमोआ अभिनीत होंगे। वह 3 सर्वाधिक बिकने वाली बच्चों की श्रृंखलाओं के निर्माता हैं। पिग द पग एक असभ्य, स्वार्थी, मतलबी छोटे कुत्ते के बारे में एक चित्र पुस्तक श्रृंखला, द बैड गाइज, जूनियर पाठकों के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बेस्ट सेलिंग ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला, डरावने दिखने वाले जानवरों के एक गिरोह के बारे में जो अपनी बुराइयों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिष्ठा और थेल्मा द यूनिकॉर्न
एक सादे छोटे टट्टू के बारे में दूसरी चित्र पुस्तक श्रृंखला जो एक गेंडा होने का दिखावा करती है। दिसंबर 2022 तक ब्लेबी के पास लगभग 35 मिलियन किताबें प्रिंट में हैं और उनकी किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में 120 सप्ताह से अधिक समय बिता चुकी हैं। द बैड गाइज पहली बार 3 जुलाई 2019 को सूची में 1 पर पहुंचा। 22 अप्रैल 2022 को सैम रॉकवेल, अक्वाफिना, मार्क मैरोन, क्रेग रॉबिन्सन और एंथोनी रामोस अभिनीत ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के द बैड गाइज के एक एनिमेटेड फिल्म रूपांतरण का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर हुआ। ब्लेबी ने पैट्रिक ह्यूजेस और एटन कोहेन के साथ फिल्म में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। फिल्म अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 1 पर खुली और 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म थी। मई 2019 में यह घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स थेल्मा द यूनिकॉर्न का एक फिल्म संगीत रूपांतरण विकसित कर रहा है, जिसमें ब्लेबी फिर से कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेगा। 2005 तक ब्लेबी एक अभिनेता भी थे। अभिनय के क्षेत्र में उन्हें संभवतः 2 टेलीविजन नाटकों, 1994 की द डेमनेशन ऑफ हार्वे मैकहॉग, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म इंस्टीट्यूट पुरस्कार जीता, और 2003 की क्रैशबर्न 1 में अपनी मुख्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2005 में प्रदर्शन से सेवानिवृत्त होने से पहले व्यक्तिगत जीवन। एरोन ब्लाबी का जन्म 1 जनवरी 1974 को ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो में हुआ था। 2 उन्होंने अप्रैल 2000 में अभिनेत्री और भाषण रोगविज्ञानी किर्स्टी हटन से शादी की। उनके 2 बेटे हैं। ब्लेबी द अलन्नाह और मैरलिन फाउंडेशन का समर्थन करता है, जो बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए काम करता है। 3 कैरियर। अभिनय। ब्लेबी 1990 और 2000 के दशक में विभिन्न टेलीविजन और फिल्म भूमिकाओं में दिखाई दिए और कई नाटकीय प्रस्तुतियों में भाग लिया। 4 मुख्य भूमिका में अभिनय के लिए उनके 1994 के पुरस्कार के अलावा ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान ने उन्हें 2000 में स्टिंगर्स श्रृंखला में अतिथि अभिनीत भूमिका के लिए भी नामांकित किया था। कला। 2000 के दशक के मध्य से ब्लेबी ने अपना ध्यान अभिनय से हटाकर पेंटिंग की ओर कर लिया और 2004 और 2006 के बीच पूरे ऑस्ट्रेलिया में 6 अलग-अलग एकल प्रदर्शनियां बनाईं। प्रारंभिक चित्र पुस्तकें। फिर 2006 में ब्लेबी ने अपना ध्यान पूरी तरह से बच्चों की चित्र पुस्तकों के निर्माण पर केंद्रित कर दिया। इनमें से पहला, पर्ल बार्ले और चार्ली पार्सले, जुलाई 2007 में प्रकाशित हुआ था। 2008 में इस पुस्तक को काउंसिल की अर्ली चाइल्डहुड श्रेणी में चिल्ड्रंस बुक काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला। 6 इस पुस्तक को सीबीसीए के क्रिस्टन पुरस्कार, नए चित्रकारों को दिया गया, एनएसडब्ल्यू प्रीमियर साहित्य पुरस्कार, पेट्रिसिया राइटसन पुरस्कार और चिल्ड्रेन्स पीस लिटरेचर पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। 2008 में इस पुस्तक को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन की उल्लेखनीय पुस्तक सूची में भी शामिल किया गया था। 7 उनकी दूसरी पुस्तक, संडे चटनी, 2008 में प्रकाशित हुई और सीबीसीए पिक्चर बुक ऑफ द ईयर 2009, 8 और ऑस्ट्रेलियन बुक इंडस्ट्री अवार्ड्स 2009 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई। उनकी तीसरी पुस्तक, स्टेनली पेस्ट, 2010 में पिक्चर बुक श्रेणी में सीबीसीए उल्लेखनीय पुस्तक थी। 9 और 2012 में द घोस्ट ऑफ मिस एनाबेल स्पून, जिसे इंटरनेशनल यूथ लाइब्रेरी द्वारा 2012 के प्रतिष्ठित व्हाइट रेवेन के रूप में भी चुना गया था। म्यूनिख, जर्मनी। द घोस्ट ऑफ मिस एनाबेल स्पून ने 2013 न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर लिटरेरी अवार्ड्स में पेट्रिसिया राइटसन अवार्ड और 2013 चिल्ड्रंस पीस लिटरेचर अवार्ड भी जीता। 10 2014 की शुरुआत में निक केव ने स्टोरी बॉक्स लाइब्रेरी वेबसाइट के लिए रिकॉर्ड करने के लिए द घोस्ट ऑफ मिस एनाबेल स्पून का चयन किया। उनकी 5वीं पुस्तक, द ड्रेडफुल फ्लफ ने 2013 में ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिजाइन किया गया चिल्ड्रन कवर जीता। 11 जिसमें उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित छठे शीर्षक, नोआ ड्रेरी का विमोचन भी हुआ। इसके बाद वयस्कों के लिए एक चित्र पुस्तक आई जिसका शीर्षक था बेबीज डोंट सक, भावी नए पिताओं के लिए एक मार्गदर्शिका। ब्लेबी की 7वीं बच्चों की किताब, द ब्रदर्स क्विबल, जो भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता से संबंधित है, को 2015 की नेशनल सिमल्टेनियस स्टोरी टाइम बुक के रूप में चुना गया था और 27 मई 2015 को 5 लाख से अधिक बच्चों ने इसे पढ़ा था। पिग द पग, थेल्मा द यूनिकॉर्न और पिरान्हा डोंट ईट केले। 2014 में ब्लेबी ने स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 किताबों के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी शुरुआत पिग द पग से हुई, जो एक असभ्य, स्वार्थी, मतलबी कुत्ते, पग, के बारे में एक हास्य चित्र पुस्तक है जो हमेशा बहस में पड़ जाता है और यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंद्वी साथी के साथ लड़ता भी है। मिलनसार,
विनम्र व्यवहार वाला, नेकदिल ट्रेवर, दक्षुंड। यह पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में तुरंत हिट हुई और तब से इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और दुनिया भर में प्रकाशित किया गया। इसने पिग पुस्तकों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसमें पिग द फाइबर 2015, पिग द विनर 2016, पिग द एल्फ 2016, पिग द स्टार 2017, पिग द ग्रब 2018, पिग द टूरिस्ट 2019 शामिल है। पिग द स्लोब ब्लॉब 2020, पिग द मॉन्स्टर 2021 और अंतिम किस्त पिग द रिबेल 2022। पिग किताबों की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। उनकी प्रारंभिक 3 पुस्तक डील से जारी दूसरी पुस्तक थेल्मा द यूनिकॉर्न थी। यह चित्र पुस्तक एक सादे छोटे टट्टू के बारे में जो एक गेंडा बनने का सपना देखता है, एक बेस्ट सेलर भी बन गई है। इसके सीक्वल द रिटर्न ऑफ थेल्मा द यूनिकॉर्न के संयोजन में इसकी लाखों प्रतियां भी बिक चुकी हैं। जून 2019 में यह घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स थेल्मा द यूनिकॉर्न का एक एनिमेटेड म्यूजिकल मूवी रूपांतरण विकसित कर रहा है, जिसका निर्देशन जेरेड हेस, जिन्होंने अपनी पत्नी जेरुशा के साथ स्क्रिप्ट लिखी थी, और लिन वांग द्वारा मिक्रोस इमेज मॉन्ट्रियल द्वारा प्रदान किए गए एनिमेशन के साथ किया जाएगा। ब्लेबे ने परियोजना पर कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया। 12-13 फिल्म रूपांतरण 17 मई 2024 को रिलीज के लिए निर्धारित है। पर्ल बार्ले और चार्ली पार्सले, पेंगुइन बुक्स, ऑस्ट्रेलिया 2007। संडे चटनी, पेंगुइन बुक्स, ऑस्ट्रेलिया 2008। स्टेनली पेस्ट, पेंगुइन बुक्स, ऑस्ट्रेलिया 2009। द घोस्ट ऑफ मिस एनाबेल स्पून, पेंगुइन बुक्स, ऑस्ट्रेलिया 2011। द ड्रेडफुल फ्लफ, पेंगुइन बुक्स, ऑस्ट्रेलिया 2012। नू ड्रेरी, पेंगुइन बुक्स, ऑस्ट्रेलिया 2013। द ब्रदर स्क्विबल, पेंगुइन बुक्स, ऑस्ट्रेलिया 2014। पिग द पग, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, जुलाई 2014। बेबीज डोंट सक, पैन मैकमिलन ऑस्ट्रेलिया, अगस्त 2014। थेल्मा द यूनिकॉर्न, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, फरवरी 2015। पिग द फाइबर, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, मई 2015। द बैड गाइड्स, एपिसोड 1, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, जुलाई 2015। पिरान्हा के लिए मत खाओ, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, सितंबर 2015। द बैड गाइड्स, एपिसोड 2, मिशन अनप्लेकेबल, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, नवंबर 2015। आई नीड ए हग, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, दिसंबर 2015। पिग द विनर, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, मार्च 2016। द बैड गाइड्स, एपिसोड 3, द फरबॉल स्ट्राइक्स बैक, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, मई 2016। डोंट कॉल मी बियर, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, जून 2016। पिग द एल्फ, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2016। द बैड गाइड्स, एपिसोड 4, अटैक ऑफ द जिटेंस, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, नवंबर 2016। भंडा 4, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, फरवरी 2017। द बैड गाइड्स, एपिसोड 5, इंटरगैलेक्टिक गैस, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, मई 2017। गुफ, पेंगुइन ऑस्ट्रेलिया, अगस्त 2017। पिग द स्टार, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, सितंबर 2017। द बैड गाइड्स, एपिसोड 6, एलियन बनाम बैड गाइड्स, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2017। द बैड गाइड्स, एपिसोड 7, डू यू थिंक ही सॉरस, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, मई 2018। पिग द ग्रब, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, सितंबर 2018। द बैड गाइड्स, एपिसोड 8, सुपर बैड, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2018। द बैड गाइड्स, एपिसोड 9, द बिग बैड वुल्फ, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, मई 2019। पिग द टूरिस्ट, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, जुलाई 2019। द रिटर्न ऑफ थेल्मा द यूनिकॉर्न, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2019। द बैड गाइड्स, एपिसोड 10, अब तक का सबसे बुरा दिन, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2019। द बैड गाइड्स, एपिसोड 11, डॉन ऑफ द अंडरलॉर्ड, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, मई 2020। पिग द स्लोब ब्लॉब, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, सितंबर 2020। द बैड गाइड्स, एपिसोड 12, द वन, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2020। द बैड गाइड्स, एपिसोड 13, कट टू द चेज, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, मई 2021। पिग द मॉन्स्टर, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया,
जुलाई 2021। बुरे लोग, एपिसोड 14, वे आपके पीछे हैं, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2021। द बैड गाइड्स, एपिसोड 15, ओपन वाइड एंड से अर्रग, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, जुलाई 2022। पिग द रिबेल, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, जुलाई 2022। बुरे लोग, एपिसोड 16, अन्य, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2022। बुरे लोग, एपिसोड 17, खेल शुरू होने दें, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, जून 2023। मौत की बिल्ली में बिल्ली भाग रही है, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, सितंबर 2023। बुरे लोग, एपिसोड 18, देखो कौन बात कर रहा है, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2023। द बैड गाइड्स, एपिसोड 19, द सरपेंट एंड द बीस्ट, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, जून 2024। द बैड गाइड्स, एपिसोड 20, वन लास्ट थिंग, स्कोलास्टिक ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2024। अन्य संस्करण, पिग द पग श्रृंखला स्कोलास्टिक कनाडा द्वारा टोरंटो में प्रकाशित की गई है। यह संस्करण मूल की ऑस्ट्रेलियाई वर्तनी को सुरक्षित रखता है। फिल्मोग्राफी, वर्ष पतली परत भूमिका अन्य नोट, 1989 जीपी शॉन टीवी श्रृंखला, 1993 अचंभा टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड, 1994 बर्फीली नदी का आदमी जिमी विल्क्स टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड, एलिफैक्स एफ डॉट पी टोनी लोबियांको टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड, हार्वे मैकहॉग का द डेमनेशन हार्वे मैकहॉग टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड, टेलीविजन नाटक में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान पुरस्कार, 22। ब्लू हीलर्स रोबी डेविस टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड, 1996 अप्रैल बदल रहा है लीफ फीचर फिल्म, मुड़ी हुई दास्तां छेद टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड, श्रीमान विश्वसनीय ब्रूस मॉरिसन फीचर फिल्म, 1997 गिरे हुए फरिश्ते जिम फेल्प्स टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड, मेडीवैक डैनी हेवुड टीवी श्रृंखला, जंगली पक्ष वॉरेन बेकेट टीवी श्रृंखला, पानी के चूहे गैरी ट्रेविस टीवी श्रृंखला, 1998 गुलाब का दिन डॉ वहाइट टीवी लघु श्रृंखला। पाम कोट्स एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। 1999 में वह रचनात्मक विकास की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनी। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला, इस पद पर वह 2004 तक रहीं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, यूटा में जन्मे, पाम कोट्स ने यूटा थिएटर, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स, एलडीएस चर्च, के लिए प्रस्तुतियों और यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करने का अनुभव प्राप्त किया। 1. उन्होंने यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी से ललित कला में डिग्री प्राप्त की। 2. उन्होंने ओरेगॉन विश्वविद्यालय से निर्देशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 3. कैरियर, कोट्स ने 1989 में डिज्नी एनिमेशन के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। 1. उन्हें 1990 की फिल्म द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में कहानी विभाग सौंपा गया था। 4. उन्होंने लघु फिल्म ट्रेल मिक्सअप, एक रोजर रैबिट लघु फिल्म और मिकी माउस अभिनीत रनवे ब्रेन का निर्माण किया। 1. कोट्स को एनिमेटेड फिल्म मुलान, 1998 के निर्माण के लिए जाना जाता है, जो उनकी पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थी। 1. मुलान पर उनके काम के लिए उन्हें एनिमेटेड फीचर प्रोडक्शन में उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5. 1999 में कोट्स को रचनात्मक विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया और वह वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला बन गईं। 6. 7. एक डिज्नी कार्यकारी के रूप में वह हयाओ मियाजाकी के स्पिरिटेड अवे के अंग्रेजी अनुवाद और रूपांतरण में शामिल थीं। 8. वह 2004 तक इस पद पर बनी रहीं, जब तक कि उनका अनुबंध नवीनीकृत नहीं हुआ। 9. डिज्नी के बाद कोट्स ने 2011 की फिल्म ग्नोमो एंड जूलियट के लिए एनिमेशन और लाइव एक्शन अनुभव वाले लोगों के बीच सुविधा प्रदान करने के लिए मिरामैक्स के लिए काम किया। 10. कोट ने स्कूब का निर्माण किया। वार्नर एनिमेशन ग्रुप की एक फीचर फिल्म 2020 में रिलीज हुई। 11. ब्रिटनी एम्बर हॉवर्ड, जन्म 2 अक्टूबर 1988, 4-5, एथेंस, अल्बामा की एक अमेरिकी संगीतकार हैं। वर्तमान में कब एक एकल कलाकार, वह 2010 की शुरुआत में प्रमुख गायिका, लय गिटार वादक और अल्बामा शेक्स की प्राथमिक गीतकार होने के लिए प्रमुखता से उभरीं। अल्बामा शेक्स के साथ उनके काम ने उन्हें 9 नामांकनों में से 4 ग्रैमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत एल्बम सहित दिलाए। बाद के दशक में हॉवर्ड ने साइड प्रोजेक्ट थंडरबिच के साथ साथ तीनों बरमूडा ट्रायंगल के लिए ध्वनिक गिटार और डबल बास दोनों में बास बजाया। 6.
2018 में अल्बामा शेक्स ने घोषणा की कि वे अंतराल पर जा रहे हैं। घोषणा के बाद हॉवर्ड ने 2019 में एकल कलाकार जैमे के रूप में अपना पहला स्टूडियो एल्बम जारी किया। एल्बम को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उसने 7 ग्रैमी नामांकन अर्जित किए। स्टे हाई के लिए सर्वश्रेष्ठ रॉक सॉन्ग जीता। इसका अनुवर्ती व्हाट नाउ फरवरी 2024 में जारी किया गया था। प्रारंभिक जीवन। हॉवर्ड का जन्म एथेंस, अल्बामा में हुआ था। 7 क्रिस्टी नी कार्टर और केजे हॉवर्ड की 2 बेटियों में से एक। 8 उनकी मां श्वेत हैं, अंग्रेजी और आयरिश वंश की हैं, जबकि उनके पिता अफ्रीकी अमेरिकी हैं। 9 परिवार का घर एक कबाड़खाने में था और एक बार बिजली गिरने से वह जल गया। 10 उन्होंने कविता लिखना और पियानो बजाना अपनी बड़ी बहन जैमे से सीखा, जिनकी 1998 में रेटिनोब्लास्टोमा से मृत्यु हो गई थी। हॉवर्ड को भी यही पीड़ा थी, लेकिन वह एक आंख में आंशिक अंधेपन के साथ जीवित रहे। उसके माता पिता उसके तुरंत बाद अलग हो गए। 11 उन्होंने 13 साल की उम्र में गिटार बजाना शुरू किया। 12 वह डायोन वारविक और एल्विस प्रेस्ली के एल्बमों से मंत्रमुग्ध हो गईं, जिन्हें उन्होंने बार बार सुना और गीत के बोल लिखने के लिए प्रेरित हुईं। 8 हॉवर्ड ने ईस्ट लाइमस्टोन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात भावी अल्बामा शेक्स बेसिस्ट जैक कॉकरेल से हुई। 12 हाई स्कूल में हॉवर्ड ने 1970 के दशक का ब्लैक सब्बाथ और पिंक फ्लॉयड जैसे रॉक संगीत सुनना शुरू किया। मैं इस ब्यूक के पीछे होता और कहता, यह क्या है? यह वास्तव में अच्छा है, और मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यह पिंक फ्लॉयड है, और मैं, वाह, की तरह था। इसने मेरे दिमाग को उड़ा दिया। मैंने सब में शामिल होना शुरू कर दिया, क्लासिक रॉक सामग्री जैसे क्रीम, वह सभी चीजें। 8 हाई स्कूल के बाद हावर्ड ने अल्बामा शेक्स के प्रमुख गायक के रूप में पूर्णकालिक संगीतकार बनने तक संयुक्त राज्य डाक सेवा के लिए काम किया। 13 कैरियर। हावर्ड मंच पर गिटार बजा रहा है। हॉवर्ड ने 2014 में अल्बामा शेक्स के साथ प्रदर्शन किया। ब्रिटनी हॉवर्ड को अमेरिकी रॉक बैंड अल्बामा शेक्स के प्रमुख गायक और गिटार वादक के रूप में जाना जाता है। बैंड का गठन द शेक्स नाम से हुआ जब हॉवर्ड और बेसिस्ट जैक कॉकरेल ने ड्रमर स्टीव जॉनसन के साथ मिलकर कवर और मूल गाने बजाना शुरू किया। गिटार वादक हीथ फॉग ने बाद में लाइनअप को पूरा किया और बैंड ने अल्बामा में बार में शो चलाना और अपना पहला एल्बम बॉयज एंड गर्ल्स रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन्होंने एटीओ रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2012 में बॉयज एंड गर्ल्स रिलीज की, जिसे आलोचकों की प्रशंसा और कई ग्रैमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। 13 अप्रैल 2015 में अल्बामा शेक्स ने अपना दूसरा एल्बम साउंड एंड कलर जारी किया। इसने बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर शुरुआत की। 14 और संगीत प्रेस से अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। 15 बैंड ने सैटरडे नाइट लाइव, द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन और द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट सहित कई देर रात के शो में प्रदर्शन किया। हॉवर्ड को द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट के श्रृंखला प्रीमियर में मेविस स्टेपल्स, स्टीफन कोलबर्ट, बेन फोल्ड्स और अन्य कलाकारों के साथ संगीतमय मेडले में दिखाया गया था। 16 2015 में लोलापालूजा में हॉवर्ड को पॉल मैकार्टनी के साथ गेट बैक युगल गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया था। 17 उन्होंने एडी मर्फी के मार्क ट्वेन पुरस्कार समारोह में भी प्रदर्शन किया। 18 2015 में उन्हें बिलबोर्ड के वीमेन इन म्यूजिक पावर हाउस पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नामित किया गया था। 19 हॉवर्ड रॉक बैंड थंडरबिच के प्रमुख गायक भी हैं, जिसका गठन 2012 में क्लियर प्लास्टिक मास्क के सदस्यों और एटीओ रिकॉर्ड्स के लेबलमेट्स फ्लाई गोल्डन ईगल के साथ नैशविले में किया गया था। बैंड सरप्राइज ने सितंबर 2015 में एक स्वशीर्षक एल्बम जारी किया। 20 हालांकि बैंड शायद ही कभी लाइव प्रस्तुति देता है, उन्होंने अक्टूबर 2015 में एटीओ रिकॉर्ड्स के सीएमजे म्यूजिक मैराथन शोकेस में एक दुर्लभ सेट बजाया। 21 ब्रिटनी हॉवर्ड जेसी लाफ्सर और बेक्का मैनकारी के साथ बैंड बरमूडा ट्रायंगल में एक गायिका भी हैं, जिसे 2017 में नैशविले में बनाया गया था। 22 उनका पहला लाइव प्रदर्शन 12 जुलाई 2017 को नैशविले के बेसमेंट ईस्ट में था। 23 तीनों ने 6 सितंबर 2017 को अपना पहला एकल रिलीज किया, जिसका शीर्षक था रोजी, जिसे पहली बार जेसी लाफ्सर के 2015 एल्बम रेज्ड ऑन द प्लेन्स पर रिलीज किया गया था। 22 हालांकि मूल रूप से इसे एक बार का प्रदर्शन माना जाता था, तीनों ने अक्टूबर 2017 में अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में 5 शो का दौरा किया। 24 इस छोटे दौरे में कैरबोरो और एशविले, उत्तरी कैरोलिना के शो शामिल थे। बर्मिंघम,
अल्बामा, अटलांटा और नॉक्सविले, टेनेसी। 24 हॉवर्ड जनवरी 2024 में 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अपने नए एल्बम के बारे में बात कर रहे हैं। जून 2019 में ब्रिटनी हॉवर्ड ने पहली एकल एल्बम जैमे की घोषणा की, जिसे 20 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया। साथ ही उत्तरी अमेरिका और यूरोप में एक दौरे की घोषणा की गई। 25 जैमे को सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। पिचफोर्क ने कहा, अल्बामा शेक्स गायक गीतकार की असाधारण एकल शुरुआत एक रोमांचक रचना है जो आवाज, ध्वनि और आत्मा की सीमाओं को नए चरम तक पहुंचाती है। 16 जुलाई 2019 को हॉवर्ड ने सिंगल स्टे हाई का संगीत वीडियो जारी किया, जिसमें अभिनेता टेरी क्रूज ट्रैक पर लिप सिंक कर रहे थे। 15 अप्रैल 2020 को उन्होंने फंकडेलिक के 1971 के गीत यू एंड योर फोल्क्स, मी एंड माई फोल्क्स का एक कवर और अपने गीत स्टे हाई का एक नया संस्करण जारी किया। 28 केआरसीडब्ल्यू द्वारा लोगों को लॉकडाउन और संगरोध से बाहर निकालने के लिए उचित संगीत उपाय के रूप में स्टे हाई की सिफारिश की गई थी। 13 अक्टूबर 2023 को उन्होंने अपने दूसरे एल्बम व्हाट नाउ का शीर्षक ट्रैक जारी किया। उसी वर्ष रोलिंग स्टोन ने हॉवर्ड को अपनी सभी समय के 250 महानतम गिटार वादकों की सूची में शामिल किया। 2024 में हॉवर्ड ने ब्रिटिश रिदम और ब्लूज गायक गीतकार माइकल किवानुका के साथ सहप्रमुख दौरे की घोषणा की। 31 हॉवर्ड ने अपने अभिनय की शुरुआत एनिमेटेड फिल्म थेल्मा द यूनिकॉर्न से की, जो 17 मई 2024 को नेटफ्लिक्स पर शुरू हुई। हॉवर्ड के व्यक्तित्व, बाल और गाने सभी को फिल्म में उनके चरित्र के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 32 प्रभाव हॉवर्ड ने प्रभावशाली कलाकारों के रूप में उद्धृत किया है, जिनमें लेड जेपेलिन, 33 सिस्टर रोसेटा थारपे, प्रिंस, कर्टिस मेफील्ड, डेविड बॉवी, मेविस स्टेपल्स, टॉम वेट्स, ब्योर्क, गिल स्कॉट हेरॉन, फ्रेडी मर्करी और टीना टर्नर शामिल हैं। 34 व्यक्तिगत जीवन हॉवर्ड 25 साल की उम्र में एक समलैंगिक के रूप में सामने आए। उन्होंने 2018 में साथी बैंड सदस्य जेसी लाफ्सर से शादी की। अगले वर्ष उनका तलाक हो गया। 36 पुरस्कार और नामांकन अल्बामा शेक्स के सदस्य के रूप में पुरस्कार और नामांकन के लिए अल्बामा शेक्स पुरस्कार और नामांकन देखें। वर्ष संगठन वर्ग नामांकित कार्य परिणाम संदर्भ 2019 रॉबर्ट पुरस्कार संगीत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार स्वयं मनोनीत 37 सर्वश्रेष्ठ R&B मनोनीत वर्ष का एल्बम जैमे मनोनीत यूके म्यूजिक वीडियो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ रॉक वीडियो अंतर्राष्ट्रीय उच्च रहना मनोनीत 38 2020 ग्रैमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ रॉक गीत इतिहास दोहराता है मनोनीत सर्वश्रेष्ठ रॉक प्रदर्शन मनोनीत ग्लाड मीडिया अवार्ड उत्कृष्ट संगीत कलाकार जैमे मनोनीत 39 अमेरिकाना संगीत सम्मान एवं पुरस्कार वर्ष के कलाकार स्वयं मनोनीत 40 वर्ष का गीत उच्च रहना मनोनीत वर्ष का एल्बम जैमे मनोनीत। ऑरविल विलिस फोर्ट 4/FRTE/4 1 जन्म 17 जून 1970 2 एक अमेरिकी हास्य अभिनेता और अभिनेता हैं। वह 2002 और 2010 के बीच 8 सीजन के लिए NBC स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव में एक कास्ट सदस्य थे। शो में अपने समय के दौरान उन्होंने एक आवर्ती चरित्र निभाया, जिसके कारण एक फीचर फिल्म रूपांतरण मैकग्रुबर 2010 और एक स्ट्रीमिंग हुई 2021 में टेलीविजन सीमित श्रृंखला। फोर्ट ने सिटकॉम द लास्ट मैन ऑन अर्थ 2015 से 2018 का निर्माण और अभिनय भी किया। श्रृंखला के लिए उन्हें 3 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, 2 अभिनय के लिए और 1 लेखन के लिए। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स से इतिहास की डिग्री प्राप्त करने और अपने पिता की तरह एक वित्तीय ब्रोकर बनने के बाद फोर्ट ने कॉमेडी के लिए अपने करियर का रास्ता बदल दिया और इम्प्रोव ग्रुप द ग्राउंडलिंग्स के साथ कक्षाएं लीं। सैटरडे नाइट लाइव में शामिल होने से पहले उन्होंने 3 RD रॉक फ्रॉम द सन और दैट 70 के दशक के शो में एक लेखक और निर्माता के रूप में काम किया। ड्रामा फिल्म नेब्रास्का 2013 में अभिनय करने से पहले फोर्ट ने कॉमेडी फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स फिल्मों 2009 से 2013, माई लाइफ एज ए कॉर्गेट, गेट स्क्विरेली 2016, लुइस एंड द एलियंस 2018, द विलोबीज और स्कूब के लिए आवाज कार्य प्रदान किया है। 2020
डिज्नी एक्सरी के लैब रेट्स में एडी और क्लोन हाई 2002 वर्तमान, द लेगो मूवी फिल्म्स 2014 से 2019, माइकल एंजेलो और लिंकन, हिस्ट्री कॉप्स 2014 और अमेरिका में अब्राहम लिंकन को भी आवाज दी। द मोशन पिक्चर 2021। प्रारंभिक जीवन। ऑरविल विलिस फोर्टे 3 का जन्म 17 जून 1970 को अल्मेडा, कैलिफोर्निया में हुआ था। 4 कलाकार और पूर्व स्कूल शिक्षिका पेट्रिसिया सी नी स्टिवर्स 5, 6 और वित्तीय दलाल ऑरविल विलिस, रेब के पुत्र थे। फोर्टे 13 साल की उम्र में लाफायट में जाने से पहले उनका पालनपोषण मोरागा में हुआ था। 7 वह अपने शुरुआती वर्षों में बिली के नाम से जाने जाते थे, जब तक कि उन्हें स्कूल में लड़की के नाम के लिए चिढ़ाया नहीं जाता था, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह ऐसा करेंगे। तब से विल के नाम से जाना जाएगा। 8 फोर्टे खुद को एक वास्तव में खुश छोटे लड़के के रूप में वर्णित करता है, जिसके माता पिता अद्भुत थे और उन्होंने बहुत प्यार भरा माहौल बनाया। 9 उन्हें छोटी उम्र से ही कॉमेडी में रुचि थी। बड़े होकर वे कॉमेडियन पीटर सेलर्स, डेविड लेटरमैन और स्टीव मार्टिन के साथ साथ स्केच कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला सैटरडे नाइट लाइव को अपना आदर्श मानने लगे। 10 वह अक्सर अपने माता पिता के साथ मजाक करता था। 10 और काल्पनिक रेडियो शो करते हुए खुद को रिकॉर्ड करता था। हालांकि उनका लक्ष्य हास्य अभिनेता बनना नहीं था और वह शुरू में एक फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। 9 फोर्टे एक शांत स्वभाव का किशोर था जिसके बहुत सारे दोस्त थे और वह अक्लानेस हाई स्कूल में वर्सिटी फुटबॉल और तैराकी टीमों का सदस्य था, जहां से उसने 1988 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसकी स्नातक कक्षा में उसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व चुना गया था और उसने इस पद पर कार्य किया था। नवसिखुआ वर्ग अध्यक्ष। 8-11 टेलीविजन या फिल्मी करियर के लिए उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, हालांकि उनकी मां ने उनमें एक रचनात्मक प्रवृत्ति देखी थी। हाई स्कूल के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में दाखिला लिया, जहां वे लैम्ब्डा ची अल्फा बिरादरी के सदस्य थे और इतिहास में डिग्री पूरी की। 12 अपने पिता का अनुसरण करने की योजना बनाते हुए वह बेवर्ली हिल्स में स्मिथ बार्नी शेयरसन में एक वित्तीय दलाल बन गए, लेकिन वहां उन्हें दुखी महसूस हुआ। 8 वहां रहते हुए उन्होंने एक फीचर लंबाई वाली स्क्रिप्ट का सहलेखन किया। 9 और बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि उन्हें अपने जीवन में अब तक की गई किसी भी चीज से अधिक लिखना पसंद है। 8 विश्वविद्यालय में अपने वर्षों के दौरान उन्हें कॉमेडी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और उन्होंने ऐसा करने के लिए अपना करियर पथ बदलने का फैसला किया। 13 कैरियर। 2011 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में फोर्टे ने लॉस एंजल्स में ग्राउंडलिंग्स, एक कामचलाऊ और स्केच कॉमेडी मंडली और स्कूल में कक्षाएं लेना शुरू किया, साथ ही बच्चों को गुजारा करने के लिए ट्यूशन भी दिया। फोर्ट की कॉमेडी में पहली सफल शुरुआत 101 थिंग्स टू डेफिनेटली नॉट डू इफ यू वांट टू गेट ए चिक थी, एक कॉमिक बुक जो उन्होंने अक्षम पुरुषों के बारे में लिखी थी। 10 कॉमिक्स ने उन्हें द जेनी मैककार्थी शो के लिए लिखने का पहला पेशेवर काम दिया, जो जेनी मैककार्थी अभिनीत एक अल्पकालिक किस्म का शो था। इसके तुरंत बाद उन्हें डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो के लिए एक पैकेट जमा करने के लिए कहा गया और बताया गया कि लेटरमैन ने एनिमेशन के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दी। 10 लेटरमैन में केवल 9 महीने के बाद उन्हें नौकरी से छोड़ दिया गया। उन्होंने कार्यक्रम में अपने कार्यकाल को अप्रिय बताते हुए याद किया कि उनके पास लेखन का पर्याप्त अनुभव नहीं था। 14 उस शो में काम करना कितना सम्मान की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार था। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि अगर जाने से पहले मुझे कुछ और वर्षों का अनुभव होता तो कैसा होता वहाँ। 15 फोर्ट लॉस एंजल्स लौट आए और चेरिल हाइन्स, जिम रैश और माया रूडोल्फ के साथ ग्राउंडलिंग्स मेन कंपनी के साथ प्रदर्शन करना शुरू किया। 9 उन्होंने 3 बार स्टैंड अप कॉमेडी की कोशिश की, ज्यादातर ओपन माइक नाइट्स में, लेकिन मुख्य कंपनी में वोट मिलने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। 9 वह द आर्मी शो और एक्शन सहित 2 असफल सिटकॉम की लेखन टीमों में शामिल हुए। फोर्ट को द सन और दैट 70 के शो से थर्ड रॉक के लिए लेखन का काम मिला। उन्हें लेखन पसंद था और उन्होंने ग्राउंडलिंग्स के साथ अभिनय करने के अलावा ज्यादातर अभिनय छोड़ दिया था। 9 2001 में मंडली के साथ प्रदर्शन करते समय उन्हें सैटरडे नाइट लाइव SNL के निर्माता लोर्ने माइकल्स ने देखा। फोर्टे ने महसूस किया कि उनका आत्मविश्वास सामान्य से अधिक था, क्योंकि 70 के दशक का शो 2 और वर्षों के लिए चुना गया था। 9
उन्हें एसएनएल के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे उन्होंने अप्रत्याशित माना। 14 एसएनएल के लिए अपने ऑडिशन में उन्होंने गायक माइकल मैकडोनाल्ड और अभिनेता मार्टिन शीन की छाप के अलावा टिम कैलहॉर्न, एक स्पीड रीडर, एक जेल गार्ड सहित कई मूल किरदार निभाए। 9 उनका अंतिम चरित्र ग्राउंडलिंग्स के साथ उनके दिनों का एक पुराना टुकड़ा था, जिसमें उन्होंने एक सोने से रंगा हुआ सड़क कलाकार का किरदार निभाया था, जो अपने चेहरे के रंग के लिए भुगतान करने के लिए फेलेटियो का प्रदर्शन करता है, जो अनावश्यक रूप से कॉक शब्दों का उच्चारण करते हुए एक गीत में बदल जाता है, और दर्जनों बार फेस पेंट। 14 उन्हें लगा कि एक कलाकार के रूप में चमकने का उनका समय पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि जब उन्होंने ऑडिशन दिया था तब वह 30 के दशक में थे। 8 उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें शो में शामिल होने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने दैट 70 के दशक के शो में अपने काम की वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। 16 उन्हें लगा कि एसएनएल के लिए काम करना उस आदर्श संस्करण पर खरा नहीं उतर सकता जिसका उन्होंने सपना देखा था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह गलती कर रहे होंगे। 17 विल फेरेल के अगले वसंत में सैटरडे नाइट लाइव छोड़ने के बाद फोर्ट कलाकारों में शामिल हो गए, जिसका प्रीमियर शरद ऋतु में शो के 28वें सीजन की शुरुआत में हुआ। प्रथम वर्ष के बाद उन्हें रिपर्टरी खिलाड़ी के रूप में पदोन्नत किया गया। 13 कार्यक्रम में उनके शुरुआती वर्षों में मंच से डर और उन रेखाचित्रों की ठीक से व्याख्या करने में असमर्थता थी जो उन्होंने खुद नहीं लिखे थे। 17 वर्षों तक एक लेखक के रूप में काम करने के बाद उन्हें फिर से सीखना पड़ा और बाद में उन्हें महसूस हुआ कि चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ने उनके प्रदर्शन में सुधार किया। 15 वह विशेष रूप से राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का चित्रण करने में असहज थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह सर्वश्रेष्ठ प्रभाववादी नहीं थे और यह फेरेल द्वारा बुश के प्रतिरूपण की तुलना में फीका था। 18 उनकी एकमात्र भूमिका अक्सर बुश की होती थी, जिससे उनके पसंदीदा और अधिक बेतुके टुकड़ों के लिए कोई मौका नहीं मिलता था। उनके तीसरे सीजन 2004-05 के बाद उन्हें कार्यक्रम से लगभग निकाल दिया गया था, लेकिन उनके भाग्य का फैसला करने के लिए 2-3 सप्ताह के विस्तार के बाद उन्हें वापस लाया गया। 17 फोर्टे का अनुमान है कि शो में प्रदर्शन में पूरी तरह से सहज महसूस करने में उन्हें 5 सीजन लगे। 19 उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज से की। 20 मुझे हमेशा से अजीब चीजें पसंद है। एसएनएल पर मेरी मुख्य बात यह थी कि मैं टीवी पर आने के लिए अपनी संवेदनशीलता को कभी नहीं बदलूंगा, मैं बस वही लिखूंगा जो मुझे लिखना पसंद है, और उम्मीद है कि उस शो पर कहीं न कहीं हिट होगी। एसएनएल में अपने कार्यकाल पर फोर्टे। 15 एसएनएल में फोर्टे के हास्य को विचित्र बताया गया है। 14 और वह कई 10-1 रेखाचित्रों के लिए जाने गए, जिन्हें अजीब माना जाता था, उन्हें शो के बिल्कुल अंत में रखा गया था। वह अपने किरदारों टिम कैलहॉर्न, ग्रेग स्टिंक और फाल्कनर के लिए भी जाने जाते थे। शो में फोर्ट का पसंदीदा स्केच वह था जिसमें उन्होंने फुटबॉल स्टार पीटन मैनिंग के साथ एक प्रेरक कोच की भूमिका निभाई थी। 13 उन्होंने पहले एसएनएल डिजिटल शॉर्ट लेटस में एंडी सैम्बर्ग के साथ सहअभिनय भी किया। वह अक्सर कार्यक्रम के लिए अपने रेखाचित्र तैयार करने में काफी समय बिताते थे, समय सीमा चूक जाते थे, लेकिन मेज पर पढ़ते समय उनके रेखाचित्रों का अक्सर गर्मजोशी से स्वागत किया जाता था। 16-17 शो में अपने समय के दौरान उन्होंने 2007 की फिल्म द ब्रदर सोलोमन में सहअभिनय किया और लिखा। फिल्म मूल रूप से कार्सिवर्नर के लिए एक पायलट थी और इसका निर्माण एसएनएल पर प्रदर्शित होने के लिए उनके अनुबंध को समाप्त करने के उनके समझौते का विस्तार था। 21 एसएनएल पर फोर्ट का सबसे प्रसिद्ध चरित्र मैकग्रुबर था, जो एक विशेष ऑपरेशन एजेंट था जिसे प्रत्येक एपिसोड में एक टिकते हुए बम को निष्क्रिय करने का काम सौंपा गया था, लेकिन व्यक्तिगत मुद्दों से विचलित हो गया। रेखाचित्र टेलीविजन श्रृंखला मैकगाइवर पर आधारित थे। इसे लेखक जोर्मा टैकोन ने बनाया था, जिन्होंने इस विचार को लगातार फोर्टे तक पहुंचाया। 18 वह शुरू में स्केच के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए अनिच्छुक थे, इसे बहुत मूर्खतापूर्ण मानते थे, लेकिन टैकोन के अनुनय के बाद उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। 22 पहला स्केच जनवरी 2007 में प्रसारित हुआ और बाद के वर्षों में कई और खंड प्रसारित हुए। 2009 में सुपर बाउल XLII के दौरान पेप्सी द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों की एक श्रृंखला में रेखाचित्रों को पेश किया गया, जिसमें मैकगाइवर के पीछे के अभिनेता रिचर्ड डीन एंडरसन को मैकग्रुबर के पिता के रूप में दिखाया गया था। विज्ञापनों के कारण चरित्र और रेखाचित्रों को व्यापक स्तर की लोकप्रियता प्राप्त हुई। 22
विज्ञापनों की सफलता के बाद निर्माता लोर्ने माइकल्स ने मैकग्रुबर फिल्म के निर्माण के विचार के साथ फोर्ट टैकोन और लेखक जॉन सोलोमन से संपर्क किया। 23 एसएनएल पर अपने अनुभवों के बारे में फोर्ट ने टिप्पणी की, पीछे मुड़कर देखने पर अनुभव कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अभी भी इसकी याद आती है और मैं इसे हमेशा याद करूंगा। यह मेरा परिवार है। 19 उनके सेलिब्रिटी छापों में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, टॉम डेले, जॉन एडवर्ड्स, टिमोथी गीथन, न्यूट गिंगरिच, चार्ड लोव, जेल मिलर, डेविड पेट्रियस, एरी रीड, ब्रायन विलियम्स और हू जिंताओ शामिल थे। 24 2009 की गर्मियों में मैकग्रुबर को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में 4 सप्ताह के लिए एक व्यस्त कार्यक्रम में शूट किया गया था। 22-25 यह एसएनएल के साप्ताहिक एपिसोड के निर्माण के साथ साथ लिखा गया था और शो की निर्माण प्रक्रिया ने तीनों को नींद से वंचित कर दिया। 26 फोर्टे फिल्म के संबंध में सकारात्मक थे। उन्होंने कहा, आप इस फिल्म में जो देख रहे हैं वह बिल्कुल वही है जो हम करना चाहते थे। हम तीनों को इसे लिखने में बहुत मजा आया, फिर इसे अपने दोस्तों के एक समूह के साथ बनाने में मजा आया, पुराने दोस्त और नए दोस्त। मुझे लगता है कि जब आप इसे देखते हैं तो मजा आता है। यह दुर्लभ है कि आपको उस प्रकार की रचनात्मक स्वतंत्रता मिले। 18 यह फिल्म मई 2010 में रिलीज हुई थी और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। 27 बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, जहां यह अपना बजट वसूलने में विफल रही और तीसरे सप्ताह के बाद इसे सिनेमाघरों से हटा दिया गया। 28 फोर्टे ने असफलता को सहनीय पाया, टिप्पणी करते हुए कहा, जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिस पर आपको वास्तव में गर्व होता है और वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो आप इसके साथ रह सकते हैं। 17 तब से फिल्म को अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और इसे एक पंथ क्लासिक करार दिया गया है। 29-30 एक सम्मेलन में 3 आदमी एक मेज पर बैठे हैं। वंडरकॉन 2015 में फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर के साथ फोर्ट ने 2010 में शो के 36वें सीजन की शुरुआत से कुछ समय पहले सैटरडे नाइट लाइव छोड़ दिया था। वहां उनके 8 साल के कार्यकाल मैकग्रुबर के साथ फिल्म में उनके विस्तार और उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें लगा कि यह जाने का सही समय है। इसके अलावा उसकी बहन के अभी बच्चे हुए थे और वह उनके करीब रहने के लिए पश्चिमी तट पर जाना चाहता था। 13 उन्होंने जल्द ही निर्णय पर पछतावा किया और अगले वर्ष को भावनात्मक रूप से कठिन समय कहा, क्योंकि उन्हें तबाह महसूस हुआ कि वह अब कार्यक्रम में नहीं रहेंगे। 10 उन्होंने मान लिया कि फिल्मी करियर में उनका शॉट बर्बाद हो गया है। 17 और उन्होंने कल्पना की कि यदि अभिनय में काम नहीं आया तो वे मुख्य रूप से लेखन में लौट आएंगे। 10 इसके बाद उन्होंने उस दौर में प्रवेश किया जिसे उन्होंने खोया हुआ दौर कहा है। 14 और उनकी छोटी सहायक भूमिकाएं थीं, जैसे रॉक ऑफ एजेस, दैट्स माई बॉय और द वॉच, जो सभी सफल नहीं रहीं। 14 एकमात्र व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जिस पर उन्होंने काम किया वह ग्रोन अप्स 2 थी, जिसमें उन्होंने एक पुरुष चीयरलीडर के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी। 14 उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सिटकॉम 30 रॉक में जेना मैरोनी के क्रॉस रेसिंग बॉयफ्रेंड पॉल लास्टनामे की भूमिका भी निभाई। 14 फोर्ट ने 2013 की फिल्म रन एंड जंप के लिए अपनी पहली नाटकीय भूमिका निभाई। निर्देशक स्टीव ग्रीन ने उन्हें भूमिका की पेशकश की और फोर्ट ने इसे प्रयास करने के लिए एक मजेदार चीज के रूप में कल्पना की, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें उन पर खुद की तुलना में अधिक भरोसा था। 13 बाद में उन्होंने अपनी अगली फिल्म नेब्रास्का में एक भूमिका के लिए अलेक्जेंडर पायने को एक ऑडिशन टेप भेजा। 13 उन्होंने फिल्म में अपनी कास्टिंग की तुलना एक दशक पहले एसएनएल में शामिल होने के अपने डर से की, यह देखते हुए कि वह इस पर काम शुरू करने से भयभीत थे। 14 शुरुआत में उन्हें डर लगा, लेकिन उन्होंने प्रत्येक दृश्य में सच्चाई की तलाश करने की ब्रूस डर्न की अभिनय सलाह का पालन किया। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक दृश्य में आप इसे उतनी ही ईमानदारी से और वास्तविक रूप में निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम कर सकते हो। फोर्ट ने 2013 में लंबे समय से सहयोगी रहे फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर के साथ द लास्ट मैन ऑन अर्थ, एक सिटकॉम पर काम शुरू किया। हालांकि यह दोनों का विचार था, फोर्ट ने खुद को इस अवधारणा से जोड़ा, एक सप्ताहांत में एक उपचार तैयार किया। श्रृंखला को सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए हॉलीवुड में पेश किया गया था और 2014 में फॉक्स द्वारा चुना गया था। 31 फोर्टे श्रृंखला के निर्माता, लेखक, मुख्य भूमिका और पहले सीजन के श्रोता के रूप में कार्य करता है।
उन्हें इसकी लेखन टीम, लंबे समय के मित्रों से बनी, का प्रभारी होना और कार्यों को सौंपने में अजीब महसूस होता था, इतना अजीब कि उन्हें काम खुद ही करना पड़ता था। 15 उन्होंने कहा, एक शोरन होना वास्तव में एक बड़ा काम था जिसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था, जिसमें उन्हें प्रतिदिन न्यूनतम 12 घंटे काम करना पड़ता था। 32 श्रृंखला का प्रीमियर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ 2015 में हुआ। 33 और इसे अगले 3 सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 34 2016 में फोर्ट ने जॉर्डन पील और कीगन माइकल की अभिनीत कॉमेडी कीनू में एक निम्नस्तरीय खरपतवार व्यापारी हुल्का की भूमिका निभाई। 35 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की जीवनी पर आधारित फिल्म ए फ्यूटाइल एंड स्टूपिड जेस्चर में नेशनल लैम्पून पत्रिका के सहसंस्थापक और लेखक डॉग केनी के रूप में अभिनय किया। 36 फिल्म का निर्देशन डेविड वेन ने किया था और इसमें सहसंस्थापक हेनरी बियर्ड की भूमिका में डोमनॉल ग्लीसन भी हैं। 37 फोर्टे ने स्कूबीडू फिल्म स्कूब में शैगी रोजर्स को आवाज दी थी। 38 2021 में फोर्ट ने स्वीट टूथ में अभिनय किया, पीकॉक पर एक टीवी श्रृंखला में मैकग्रुबर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और एनिमेटेड सिटकॉम द ग्रेट नॉर्थ में वुल्फ टोबिन को आवाज देना शुरू किया। 2022 में यह घोषणा की गई थी कि फोर्ट डिज्नी और पिक्सर की पहली पूर्ण लंबाई वाली आगामी श्रृंखला विन और लूज में कोच डैन की मुख्य भूमिका को आवाज देंगे, जो 2024 में डिज्नी प्लस पर होगी। 39 उन्होंने शीर्षक चरित्र के पुराने संस्करण को आवाज दी है। स्कॉट पिलग्रिम टेक्फ 2023 के अंत में रिलीज हुई। अन्य कार्य फोर्ट कैंप वैम्पलर किड्स का समर्थक है और उसने सैन डिएगो, सीए के एक पड़ोस सिटी हाइट्स के एडगर हर्नांडेज के साथ एसएनएल में एक प्रमोशन पीस रिकॉर्ड किया है। फोर्ट संस्थापक स्टीवन वामलर 40 के बचपन के दोस्त थे और पहले एससीआईआईज के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, एक गैरलाभकारी संगठन जो स्टेम सेल जीव विज्ञान में अनुसंधान, प्रशिक्षण और सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन करने और इसकी क्षमता को पहचानने और समर्थन करके क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अंधी और दुर्बल करने वाली आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए नए उपचारों का निर्माण। 41 वह ड्यूक मेडिकल सेंटर में तीसरे वर्ष के मेडिकल छात्रों के लिए एक शोध फेलोशिप की स्थापना के लिए प्राथमिक दाता थे। 42 वह बेघर होने पर राष्ट्रीय नीति और वकालत परिषद के निदेशक मंडल में कार्यरत हैं। 43 व्यक्तिगत जीवन फोर्ट सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में रहता है। सैटरडे नाइट लाइव के कलाकारों में शामिल होने से ठीक 2 सप्ताह पहले उन्होंने वहां अपना घर खरीदा, जिसके लिए उन्हें न्यूयॉर्क शहर जाना पड़ा और बाद में स्वीकार किया कि यह सबसे अच्छा समय नहीं था। 5 उन्होंने 2015 में अपने लास्ट मैन ऑन अर्थ के सहकलाकार जमवरी जोन्स को डेट किया। 44 2019 में उनकी ओलिविया मॉडलिंग से सगाई हो गई, जिनसे उनकी मुलाकात 2018 में हुई। 44 उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म फरवरी 2021 में हुआ है। उन्होंने और मॉडलिंग ने 31 जुलाई 2021 को शादी की। 45 फोर्ट की मां ने हर उस फिल्म सेट का दौरा किया है जिस पर उन्होंने काम किया है और एसएनएल के मदर्स डे एपिसोड में उपस्थिति दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने वीकेंड अपडेट पर उनके लिए एक गाना गाया था। उन्होंने अपनी बहन मिशेल की शादी का भी आयोजन किया और अपनी भतीजी और भतीजे के जन्म का फिल्मांकन किया। 46 फोर्टे ने अपनी ओसीडी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा और मजाक किया है। 47 उन्होंने एसएनएल में अपने कार्यालय में पूरे 1 साल तक केवल एक गाना सुनने का जिक्र किया क्योंकि वह खुद को चुनौती देना चाहते थे। 48 लैरी किंग के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अपने ओसीडी के बारे में एक चुनौती के रूप में चर्चा की जिसे उन्हें पार करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा जो उनके पास न हो, क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। 50 फरवरी 2015 में उनके और उनके शो द लास्ट मैन ऑन अर्थ पर लेख के लेखक ने कहा कि फोर्ट ने अक्सर ओसीडी का उल्लेख किया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्या उन्हें कभी औपचारिक रूप से निदान किया गया था। हालांकि फोर्ट ने बताया कि कैसे वह और उसकी पूर्व प्रेमिका ओसीडी प्रश्नावली से गुजरे थे और यह निष्कर्ष निकला कि फोर्टे को इस बारे में तुरंत किसी से बात करनी चाहिए। 47 फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। जेमाइन एटिया महाना क्लेमेंट, जन्म 10 जनवरी 1974, 2 न्यूजीलैंड के एक अभिनेता, हास्य अभिनेता, संगीतकार और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने ब्रेट मैकेंजी के साथ म्यूजिकल कॉमेडी जोड़ी फ्लाइट ऑफ द कॉनकॉर्ड्स के रूप में कई एल्बम जारी किए हैं।
और बीबीसी और एचबीओ दोनों के लिए एक ही नाम की एक कॉमेडी श्रृंखला बनाई है, जिसके लिए उन्हें 6 प्राइम टाइम एमी नामांकन प्राप्त हुए। उन्होंने ईगल वर्सेज शार्क 2007, जेंटलमैन ब्रोंकोस 2008, मेन इन ब्लैक 3 2012, पीपल प्लेस थिंग्स 2015, ह्यूमर मी 2017, द फेस्टिवल 2018 और अवतार जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं। पानी का रास्ता 2022, उन्होंने डेस्पिकेबल मी 2010, रियो 2011 और रियो 2 2014, मोआना 2016 और द लेगो बैटमैन मूवी 2017 के लिए आवाज देने का काम भी किया है। 2014 में उन्होंने व्हाट वी डू इन द शैडोज के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसे उन्होंने तायका वेटिटी के साथ सहलिखित, सहनिर्देशित और सहअभिनय भी किया और बाद में उसी नाम की FX टेलीविजन श्रृंखला के लिए एक शो में रूपांतरित किया। प्रारंभिक जीवन। क्लेमेंट 3 का जन्म 10 जनवरी 1974 को वेरारापा के मास्टरटन में हुआ था। 4 और उनका पालनपोषण उनकी मां और दादी मैकारा ने अपने 2 भाइयों के साथ एक श्रमिक वर्ग के परिवार में किया था। 3-5 क्लेमेंट अपनी मां के वंशज माओरी, नगती कहूंगुनु के हैं और रंगतिरा प्रमुख इरियाते अमाउतेरंगी ते वहाइती के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जो उनके परदादा हैं। 6-7 उनके पाकेहा पिता रॉबर्ट ठंड के काम में कार्यरत थे और शराब की लत से जूझ रहे थे। जब क्लेमेंट एक बच्चा था तब उन्होंने घर छोड़ दिया था। रॉबर्ट बाद में मिडहर्स्ट, तारानाकी में एक रंगीन ग्लास कलाकार बन गए। जेमाइन बाद में एक वयस्क के रूप में अपने पिता के साथ फिर से जुड़ गई और अब उसके साथ उसका मजबूत और प्यार भरा रिश्ता है। 8 एक बच्चे के रूप में क्लेमेंट की मां और दादी का उस पर गहरा प्रभाव था, जिससे उसकी हास्य की भावना प्रेरित हुई। 9 विभिन्न मराई की यात्राओं पर नियमित रूप से रिश्तेदारों से मिलने के माध्यम से उनकी माओरी जातीयता के साथ एक मजबूत संबंध होने के बावजूद स्कूलों में बोली जाने वाली माओरी भाषा पर प्रतिबंध का मतलब था कि क्लेमेंट लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी बोलने वाले माहौल में बड़ा हुआ। उन्होंने इस बारे में अपने पछतावे के बारे में बात की है और भावनात्मक रूप से अपनी दादी को तेरेओ माओरी बोलने के कारण स्कूल में हुए शारीरिक शोषण के बारे में बताया है। 9 उन्होंने मास्टरटन में मकौरा कॉलेज में पढ़ाई की। स्कूल खत्म करने के बाद वे वेलिंगटन चले गए, जहां उन्होंने वेलिंगटन के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में नाटक और फिल्म का अध्ययन किया। वहां उनकी मुलाकात तायका वेटिटी से हुई, जिनके साथ उन्होंने सो यू आर अ मैन एंड द ह्यूमर बीस्ट्स की स्थापना की। 2004 में ह्यूमर बीस्ट्स ने द अनटोल्ड टेल्स ऑफ माउई नामक एक स्टेज शो में न्यूजीलैंड का दौरा किया। 10 जो माउई की पारंपरिक माओरी किंवदंतियों का पुनर्मूल्यांकन था। इस जोड़ी को न्यूजीलैंड का सर्वोच्च हास्य सम्मान बिली टी अवार्ड मिला। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान उनकी मुलाकात ब्रेट मैकेंजी से भी हुई, जिनके साथ उन्होंने एडिनबर्ग में प्रदर्शन किया और इस प्रकार फ्लाइट ऑफ द कॉनकॉर्ड्स का गठन किया। कैरियर। संगीत। 2010 में क्लेमेंट और मैकेंजी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया है और 4 सीडी जारी की हैं। 2002 में फोक द वर्ल्ड टूर, 2007 में द डिस्टेंट फ्यूचर EP, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम के लिए 2008 ग्रैमी का विजेता, 2008 में फ्लाइट ऑफ द कॉनकॉर्ड्स और 2009 में आई टोल्ड यू आई वाज फ्री की। 2005 में कॉनकॉर्ड्स ने BBC रेडियो 2 पर 6 भाग का कॉमेडी रेडियो कार्यक्रम फ्लाइट ऑफ द कॉनकॉर्ड्स का निर्माण किया। वे लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन, द लेट शो विद डेविड लेटरमैन और द लेट लेट शो में दिखाई दिए। 2005 में HBO के वन नाइट स्टैंड पर प्रदर्शित होने के बाद कॉनकॉर्ड्स को अपनी 12 भाग वाली HBO श्रृंखला फ्लाइट ऑफ द कॉनकॉर्ड्स की पेशकश की गई, जो इसी नाम की उनकी पिछली BBC रेडियो श्रृंखला पर आधारित थी। 11 इसका पहला सीजन जून से सितंबर 2007 तक चला और इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो जनवरी से मार्च 2009 तक अमेरिका में HBO पर प्रसारित हुआ। 12 दिसंबर 2009 में कॉनकॉर्ड्स ने घोषणा की कि शो का कोई प्रसारण नहीं होगा। तीसरा सीजन। 13 फिल्म और टेलीविजन। क्लेमेंट कई फीचर फिल्मों में दिखाई दिए हैं। उनकी पहली फिल्म कुंग फू कॉमेडी टोंगन निंजा थी, जिसका निर्देशन न्यू जोसेंडर जेसन स्टटर ने किया था। उन्होंने स्टटर के साथ अब तक 2 और फिल्मों में काम किया है। कम बजट की भूतिया कॉमेडी डायग्नोसिस, डेथ और नाटक प्रिडिकामेंट, जो न्यूजीलैंड के दिवंगत उपन्यासकार रोनाल्ड ह्यू मॉरिसन की किताब पर आधारित है। नेपोलियन डायनामाइट के जेरेड हेस द्वारा निर्देशित अमेरिकी कॉमेडी जेंटलमैन ब्रोंकोस में भी क्लेमेंट की भूमिका है।
इस भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। हालांकि आलोचकों द्वारा जेंटलमैन ब्रोंकोस की लगभग सार्वभौमिक रूप से निंदा की गई थी, कुछ 14 ने प्रशंसा के लिए क्लेमेंट के प्रदर्शन को चुना। 2010 में उन्होंने डेस्पिकेबल मी में जेरी को आवाज दी और फिल्म डिनर फॉर श्मुक्स में दिखाई दिए। 2011 में उन्होंने रियो में निगेल को आवाज दी और 2012 में वह मेन इन ब्लैक 3 में प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी बोरिस द एनिमल के रूप में दिखाई दिए। 2012 में जेमाइन ने तायका वेटिटी के साथ व्हाट वी डू इन द शैडोज नामक एक वैम्पायर मॉक्यूमेंट्री का सहलेखन, सहनिर्देशन और अभिनय किया। इसका प्रीमियर 19 जनवरी 2014 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। उन्होंने रियो 2 में निगेल के रूप में अपनी भूमिका भी दोहराई। क्लेमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया है और न्यूजीलैंड में कई अन्य लोगों के लिए वॉइस ओवर प्रदान किया है। 5 फरवरी 2006 को आउटबैक स्टीक हाउस ने सुपर बाउल एक्सएल के दौरान क्लेमेंट अभिनीत टेलीविजन विज्ञापनों की एक श्रृंखला चलानी शुरू की, जिसमें क्लेमेंट ऑस्ट्रेलियाई होने का दिखावा करता है और ऑस्ट्रेलियाई उच्चारण का दिखावा करता है। फ्लाइट ऑफ द कॉनकॉर्ड्स के लंबे समय से चल रहे मजाक में से एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता और उनके उच्चारण के बीच का अंतर है। अभियान जुलाई 2006 में समाप्त हुआ। क्लेमेंट पुरस्कार विजेता रेडियो कार्य में शामिल रहा है। 1999 में चैनल जेड वेलिंगटन के लिए ट्रैश्ड के लेखक के रूप में क्लेमेंट रेडियो पुरस्कार विजेता थे। 2000 में उन्हें द सनग्लास स्टोर के लिए विशेष रेडियो पुरस्कार प्रशस्ति पत्र दिया गया। 16 फ्लाइट ऑफ द कॉनकॉर्ड्स पर अपने टेलीविजन कार्य के अलावा क्लेमेंट न्यूजीलैंड में टेलीविजन शो स्किच और टेलीलॉफ्स के लेखक और कलाकार थे। 17-18 क्लेमेंट ने साथी कॉनकॉर्ड सदस्य ब्रेट मैकेंजी के साथ द सिम्पसंस के 22वें सीजन के सीजन प्रीमियर एलिमेंट्री स्कूल म्यूजिकल में कैंप काउंसलर की एक जोड़ी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो 26 सितंबर 2010 को प्रसारित हुआ। 19 2009 में फैंटास्टिक फेस्ट में क्लेमेंट ने 2014 की फिल्म मपेट्स मोस्ट वांटेड द मपेट्स 2011 की अगली कड़ी में रूसी गुलाग में एक कैदी की भूमिका भी निभाई। ऑस्ट्रेलियाई पत्रिका हूँ के एक विशेष संस्करण में क्लेमेंट को 2008 के 100 सबसे सेक्सी लोगों में से एक के रूप में चित्रित किया गया था। 20 कॉनकॉर्ड के साथी सदस्य मैकेंजी भी उसी सूची में शामिल हुए। 2015 में क्लेमेंट ने एडल्ट स्विम एनिमेटेड श्रृंखला रिक एंड मोर्टी के एक एपिसोड में माइंड रीडिंग फार्ट 21 को आवाज दी, जहां उन्होंने अलविदा मूनमेन गीत का प्रदर्शन किया। 22 क्लेमेंट ने स्वतंत्र फिल्म पीपल प्लेस थिंग्स में भी अभिनय किया, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 2016 में क्लेमेंट ने डिज्नी एनिमेटेड फिल्म मोआना में एक विशाल नारियल केकड़े तमातोआ को अंग्रेजी और माओरी डब दोनों में अपनी आवाज दी। उन्होंने चरित्र की आवाज को डेविड बॉवी की आवाज पर आधारित किया। 23 2017 में क्लेमेंट ने एफएक्स टीवी श्रृंखला लीजन में ओलिवर बर्ड की भूमिका निभाई। उन्होंने द लेगो बैटमैन मूवी में सोरोन को भी आवाज दी। 2019 में क्लेमेंट ने बेल्जियम की फिल्म पैट्रिक में एक संगीतकार की भूमिका निभाई। उनका चरित्र एक भ्रमणशील संगीतकार जो एक प्रकृतिवादी शिविर का दौरा करता था, फिल्म की अवधि के दौरान पूरे कपड़ों में कुछ पात्रों में से एक था। व्यक्तिगत जीवन। जब क्लेमेंट लड़का था तब उसके परिवार के पास कार नहीं थी और परिणामस्वरूप उसने कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखा। 24 अगस्त 2008 में क्लेमेंट ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका, थिएटर अभिनेत्री और नाटककार मिरांडा मंसियादिस से शादी की। 25 उनके बेटे सोफोकल्स इराया का जन्म अक्टूबर 2008 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और इसका नाम मंसियादिस के ग्रीक परदादा सोफोकल्स और क्लेमेंट के पूर्वज इराया ते अमाओतेरंगी ते वहिती के नाम पर रखा गया है। 24 वे वेलिंगटन में रहते हैं। फिल्मोग्राफी। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2002 टोंगन निंजा 27 एक्शन फाइटर मार्विन लेखक भी 2004 निरर्थक आकर्षण संपादक 2007 ईगल बनाम शार्क जारोड 2009 सज्जन ब्रोंकोस रोनाल्ड शेवेलियर नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड। निदान मृत्यु गारफील्ड ओलियो 2010 डेस्पिकेबल मी जेरी मिनियन आवाज की भूमिका। स्थिति भूत श्मुक्स के लिए रात्रिभोज कीरन वोलार्ड 2011 रियो निगेल आवाज की भूमिका नामांकित फीचर प्रोडक्शन में आवाज अभिनय के लिए एनी पुरस्कार।
2012 काले रंग में पुरुष 3 बोरिस द एनिमल नामांकित चॉइस मूवी विलेन के लिए 3 चॉइस अवार्ड। राइस डार्बी दिस वे टू द स्पेसशिप अंतरिक्ष यान 28 आवाज की भूमिका रिकॉर्ड की गई। 2014 हम छाया में क्या करते हैं व्लादिस्लाव निर्देशक, लेखक और सहनिर्माता भी। मपेट्स मोस्ट वांटेड जेल राजा कैमियो उपस्थिति। रियो 2 निगेल आवाज की भूमिका। 2015 लोग चीजें रखते हैं विल हेनरी। 2016 शाफ्ट और क्लैंक डलास वानामेकर आवाज की भूमिका। BFG द फ्लेश लंपीटर आवाज और गति पर कब्जा। मोआना तमातोआ आवाज की भूमिका। 2017 माओरी डब में चरित्र को आवाज भी दी। 2017 लेगो बैटमैन मूवी सौरोन आवाज की भूमिका। एडी क्रिस्टीन पैटरसन एक अमेरिकी अभिनेत्री और लेखिका हैं। उन्होंने मुख्य रूप से कॉमेडी में अभिनय किया है। उन्हें फिल्म नाइव्स आउट 2019 में फ्रान, FX सीरीज पार्टनर्स 2014 में वेरोनिका, HBO सीरीज वाइस प्रिंसिपल्स 2016 से 2017 में जेन एबॉट और HBO सीरीज द राइटियस जेमस्टोन्स में जूडी जेमस्टोन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 2019 मौजूदा प्रारंभिक जीवन। एडी पैटरसन का जन्म टेक्सास शहर टेक्सास में हुआ था। उनकी मां जीन पैटरसन एक शिक्षिका थीं और उनके पिता डेनिस पैटरसन एक प्लम्बर थे। उन्होंने 1993 में टेक्सास सिटी हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 और 1997 में थिएटर बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करते हुए साउथवेस्ट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 3 कैरियर। कॉलेज से स्नातक होने के बाद पैटरसन ऑस्टिन, टेक्सास में थिएटर स्पोर्ट्स और द ग्राउंडलिंग्स दोनों के लिए एक कामचलाऊ कलाकार बन गए। 3 उनके अब तक के स्क्रीन करियर की मुख्य विशेषताएं कई टीवी श्रृंखलाओं में नियमित भूमिकाएं हैं, जिनमें 2006 में द अंडरग्राउंड के 11 एपिसोड, 2014 में केल्सी ग्रामर के साथ पार्टनर्स में वेरोनिका की भूमिका निभाने वाले 10 एपिसोड, वाइस प्रिंसिपल्स 2016 के 15 एपिसोड के लिए जेन एबॉट के रूप में अभिनय किया गया है। 2017, 4, 2015 और 2018 के बीच वी बेयर बियर्स में लंबे समय तक केवल आवाज वाली भूमिका निभाई और 2018 में द लास्ट ओजी के 6 एपिसोड के लिए एलिजाबेथ की आवर्ती भूमिका निभाई। 2019 में पैटरसन ने HBO टीवी श्रृंखला द राइटियस जेमस्टोन्स में जॉन गुरमैन के साथ टेलीवेंजलिस्टों के एक प्रसिद्ध लेकिन बेकार परिवार के बारे में जूडी जेमस्टोन की भूमिका निभाना शुरू किया। 3 उसी वर्ष पैटरसन रहस्यमय फिल्म नाइव्स आउट में दिखाई दिए, जिसमें डैनियल क्रेग, टोनी कोलेट, माइकल शैनन, डॉन जॉनसन, क्रिस्टोफर प्लमर और जेमी ली कर्टिस शामिल थे। 5 फिल्म का विश्व प्रीमियर 2019 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 5 और 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 3 नामांकन प्राप्त हुए। 6 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 1998 लेजेंड ऑफ क्रिस्टानिया द मोशन पिक्चर समुद्री डाकू शेरू आवाज अंग्रेजी संस्करण। 1999 सिटी हंटर 357 मैग्नम नीना शुटेनबर्ग आवाज अंग्रेजी संस्करण। 2000 फ्लैग्रेंटे में MIA। 2000 लाल रंग की विशिष्ट गंध जूलियट। 2007 यीशु लोग ग्लोरिया है मिंग छोटा। 2009 जीसस पीपल द मूवी ग्लोरिया है मिंग। 2010 स्क्रूबॉल द टेड व्हिटफील्ड स्टोरी फ्रैन व्हिटफील्ड। 2010 डार्नेल डॉकिंस माउथ गिटार लीजेंड मेरी। 2011 धन्यवाद एडी। 2011 मंगल को माताओं की आवश्यकता है आवाज। 2011 पूल बॉय फ्यूरी से बाहर डूबना पीटर्स। 2011 गुप्त रखना छोटा। 2011 दोस्त किस लिए होते हैं लिसा छोटा। 2012 1000 शब्द युवा महिला एजेंट। 2012 नॉट फीरोजा छोटा। 2015 टॉयगैंटिक उठाए जेन जोबे छोटा। 2015 आप मुझे मार रहे हैं एम्मा। 2015 महिलाओं का हत्या करने वाला महिला 4 छोटा। 2015 हेलेन केलर बनाम नाइटवुल्फ्स पीटर्स। 2019 ट्रूप 0 मिस एमी। 2019 चाकू बाहर 5 फ्रान। 2019 बिटवीन टू फर्न्स द मूवी शर्लक क्लार्ट्स। 2020 वी बेयर बियर्स द मूवी अतिरिक्त आवाजें। 2021 प्लान बी डोरिस। 2021 अपराधी कैथरीन हार्बर आवाज। 2021 द स्टार्लिंग मार्गी। 2022 हिंसक रात अलवा। 2024 थेल्मा द यूनिकॉर्न मेगन आवाज। 7 TBS सरौता टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 1998 लीजेंड ऑफ क्रिस्टानिया
द कैओस रिंग समुद्री डाकू शेरू आवाज अंग्रेजी संस्करण 2001 सीएसआई अपराध स्थल जांच रोजलिन डुडेक प्रकरण मरना बहुत कठिन 2003 रीता से पूछो 4 एपिसोड 2006 जिमी किमेल लाइव मैरी मैगडलीन एपिसोड 4.191 2006 भूमिगत 1 विभिन्न 11 फेरेदुन रॉबर्ट आर्मिसन जन्म 4 दिसंबर 1966 जिन्हें पेशेवर रूप से फ्रेड आर्मिसन के नाम से जाना जाता है एक अमेरिकी हास्य अभिनेता संगीतकार लेखक और निर्माता हैं। अपने कॉमेडी पार्टनर कैरी ब्राउनस्टीन के साथ उन्होंने आईएफसी स्केच कॉमेडी श्रृंखला पोर्टलैंडिया का सहनिर्माण और सहअभिनय किया। उन्होंने नकली आईएफसी श्रृंखला डॉक्यूमेंट्री नाउ का सहनिर्माण और उसमें अभिनय भी किया और शोटाइम कॉमेडी श्रृंखला मूनबेस 8 आर्मिसन सेट मेयर्स हाउस बैंड द 8G बैंड के साथ लेट नाइट के लिए बैंड लीडर और लगातार ड्रमर हैं। उन्हें 2002 से 2013 तक लेट नाइट स्केच कॉमेडी और विविध श्रृंखला सैटरडे नाइट लाइव में एक कलाकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द लूनी ट्यून्स शो में स्पीडी गोंजालेस को भी आवाज दी। आर्मिसन ने कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें यूरोट्रिप, मेलविन गोज टू डिनर, द एक्स और द डिक्टेटर शामिल हैं। वह 30 रॉक, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, ब्रुकलिन 99, न्यू गर्ल, ब्रॉड सिटी, अनब्रेकेबल किमी श्मिट, डिफिकल्ट पीपल, द लास्ट मैन ऑन अर्थ, टोस्ट ऑफ लंदन जैसे टेलीविजन शो में अपनी अतिथि कलाकार भूमिका के लिए भी उल्लेखनीय है। अपने उत्साह पर अंकुश लगाएं, आधुनिक परिवार और बैरी। आर्मिसन को 2019 में स्टैंड अप फॉर ड्रमर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड नामांकन मिला। उन्होंने 2 पीबॉडी अवार्ड भी जीते हैं, एक 2008 में सैटरडे नाइट लाइव राजनीतिक व्यंग्य कलाकारों के हिस्से के रूप में 2 और एक 2011 में पोर्टलैंडिया के लिए 3। 2019 से 2022 तक उन्होंने स्पेनिश भाषा की श्रृंखला लॉस एस्पुकिज में सहअभिनय किया और लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया जिसे उन्होंने सहनिर्मित किया। प्रारंभिक जीवन आर्मिसन का जन्म 4 दिसंबर 1966 को हेटिसबर्ग, मिसिसिपी में हुआ था। वह स्कूल शिक्षक हिल्डेगार्ड मिराबल लेवल और IBM कर्मचारी फेरेदुन हर्बर्ट आर्मिसन के बेटे थे। 4 वह एक बच्चे के रूप में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क चले गए। 5 और अपनी युवावस्था में कुछ समय के लिए ब्राजील में रहे। उनका पालनपोषण वैली स्ट्रीम, न्यूयॉर्क में हुआ। 5 जहां वह साथी SNL पूर्व छात्र जिम ब्रेउर के सहपाठी थे। 6 रॉक ड्रमर के रूप में करियर शुरू करने के लिए पढ़ाई छोड़ने से पहले उन्होंने मैनहट्टन में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में पढ़ाई की। 7 5 उन्होंने कहा कि टेलीविजन पर द क्लैश और डेवो के प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली और वह बचपन से ही एक कलाकार बनना चाहते थे। 8 आर्मिसन की मां वेनेजुएला की थीं, जिनका जन्म सैन फर्नांडो डी अपुरे में हुआ था। 9 10 11 जबकि उनके पिता का जन्म सोल्टो में एक जर्मन मां और कोरियाई पिता के यहाँ हुआ था। 11 12 अपने जीवन के अधिकांश समय में आर्मिसन ने सोचा कि उनके दादा एहारा मसामी जापानी थे। हालांकि मसामी अपने पेशेवर नाम मसामी कुनी या जन्म नाम पार्क येओंगेन से बेहतर जाना जाता है। 11 13 वास्तव में कोरियाई था और उल्सान से आया था। 1923 में जब वे हाई स्कूल के छात्र थे तब कोरियाई लोगों के नरसंहार के बाद उन्होंने जापानी नाम और व्यक्तित्व अपना लिया। 14 11 पार्क ने टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में सौंदर्यशास्त्र का अध्ययन किया और जर्मनी जाने से पहले एक पेशेवर नर्तक बन गए। 15 13 युद्ध के बाद वह जापान लौट आए और एक प्रमुख आधुनिक नृत्य कंपनी बनाई। अंततः वह अमेरिका चले गए जहां उन्होंने 1964 से 1975 तक कैल स्टेट फुलरटन में नृत्य सिखाया। 13 12 पार्क येओंगेन का परिवार कोरियाई अभिजात वर्ग के सदस्य थे और आर्मिसन के कोरियाई वंश का सत्यापनपूर्वक पता लगाया जा सकता है। 1600 के दशक तक 12 कैरियर संगीत 1984 में आर्मिसन ने वैली स्ट्रीम, न्यूयॉर्क में अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ एक स्थानीय बैंड में ड्रम बजाया, लेकिन समूह जल्द ही समाप्त हो गया। 1988 में वह पंक रॉक बैंड ट्रेंच माउथ के लिए ड्रम बजाने के लिए शिकागो चले गए। 16 और 1990 के दशक में उन्होंने ब्लू मैन ग्रुप के साथ बैकग्राउंड ड्रम बजाया। आर्मिसन ने ले सेवी फेव के 2007 एल्बम लेट स्टे फ्रेंड्स के लिए 3 ट्रैक पर ड्रम बजाया। 17 साथ ही मैथ्यू स्वीट के 2011 एल्बम मॉडर्न आर्ट। 18 और वांडरिंग लूसी के 1996 19 एल्बम लीप ईयर के लिए ट्रैक भी बजाया। 18
आर्मिसन 24 फरवरी 2014 से लेट नाइट विद सेठ मेयर्स के हाउस बैंड 8G बैंड के संगीत निर्देशक और नियमित ड्रमर 20 हैं। 21 2018 में आर्मिसन ने कैलिफोर्निया के ओकलैंड में जॉन वाटर्स के बर्गर बुगालू उत्सव में डेवो के हिस्से के रूप में ड्रम बजाया। 23 जुलाई 2021 में उन्होंने रोड आइलैंड में न्यूपोर्ट फोक फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। 24 टेलीविजन और फिल्म बैंड ट्रेंच माउथ के साथ नहीं खेलने के दौरान आर्मिसन की रुचि अभिनय में बदल गई। जनवरी 2006 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं किसी भी तरह टीवी पर आना चाहता था। किसी कारण से मैंने हमेशा सोचा था कि यह एक अप्रत्यक्ष मार्ग होगा, मुझे नहीं पता था कि यह कॉमेडी और सैटरडे नाइट लाइव होगा। मैं बस चाहता था प्रदर्शन के साथ कुछ ऐसा करना जो मुझे वहां तक ले जाए। दोस्तों टोटल लेंथ इस एक तरह से मूवी की रहने वाली है 93 मिनट, और एक तरह से बजट भी इस मूवी का भारी भरकम था। उसी के बाद इसके OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए और अब ये नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिलने वाली है। यदि आप किड्स मूवी देखना पसंद करते हो, किड्स के लिए ये स्पेशल और बेहतरीन मूवी रहने वाली है, और साथ ही साथ ये एक कॉमेडी मूवी रहने वाली है। यदि आप इस टाइप की मूवी देखते हो तो आपके लिए कड़क माल है, आप इसे जाकर अभी देख सकते हो। बाकी वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर देना। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।